हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी लॉ। तो कल के लेक्चर में हमने जो है इंडियन एविडेंस एक्ट की बेयर एक्ट को रिवीजन जो है स्टार्ट की थी। दैट इज हेल्पफुल फॉर योर जुडिशरी एंड अदर लॉ एग्जाम्स। तो आज की वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी आपके बेयर एक्ट में से क्वेश्चंस बनते हैं जो डिफरेंट स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स में आए हुए हैं अदर एग्जाम्स में, सो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, सो दैट यू कैन हैव रिवीजन विद मी ऑफ योर बेयर एक्ट। तो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स भी साइड बाय साइड मैं आपको बताती चली जाऊंगी। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप जो है सुपर थैंक्स का, ठीक है, ऑप्शन जो है वो रेज कर सकते हो, सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर सच वीडियोस फॉर यू। सो दिस इज टोटली वॉलंटरी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कितनी भी जो है, ठीक है, यू कैन रेज दैट। एंड वो आप कहाँ से रेज कर सकते हो, लाइक इफ़ यू सी द वीडियो, तो नीचे आपको डाउनलोड के साथ जो है एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, जहाँ से आप जो है सुपर थैंक्स का वर्ड जो है वो रेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बार में आगे जाओगे, ठीक है, शेयर के आगे जो है, क्रिएट के आगे थैंक्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप जो है कितना भी जो आपको ठीक लगता है यू कैन रेज दैट ऑप्शन। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट हमने सेक्शन 4 तक जो है वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट इज सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है? एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। तो किसी भी सूट में या किसी भी प्रोसीडिंग्स में एविडेंस दिया जा सकता है, ठीक है, रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, किस चीज़ के रिगार्डिंग? एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, किस चीज़ का? ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट एंड नो ऑफ अदर्स। मतलब कि मैंने आपको बताया था इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक्स अबाउट ओनली लीगल रेलिवेंसी, ये लॉजिकल रेलिवेंसी की बात नहीं करता है। तो आप किसी भी फैक्ट का जो है एविडेंस दे सकते हो, दैट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 655 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ए का ट्रायल चल रहा है कि उसने बी का मर्डर किया है, उसको, ठीक है, मारा है विद ए क्लब इस इंटेंशन से कि उसकी डेथ हो जाए। सो ए के ट्रायल पे कौन से फैक्ट्स इशू में है? दैट ए इज बीटिंग विद बी, ए कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, एज इंटेंशन इज टू कॉज द डेथ। नेक्स्ट इज रेस्ट चेस्टी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का दैट डील्स विद रेस्ट चेस्टी। सो दैट इज सेक्शन 6। सेक्शन 6 में रेस्ट चेस्टी वर्ड यूज नहीं किया हुआ है, बट दिस सेक्शन डील्स विद रेस्ट चेस्टी। रेस्ट चेस्टी का मतलब क्या होता है? थिंग्स डन इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। एक ही ट्रांजेक्शन में जब कोई चीज होती है, दैट मीन्स दैट इज रेस्ट चेस्टी। तो अगर कोई भी, लेट्स रीड, इसका डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन 6 में से। क्या क्वेश्चन आता है? ये कहता है कि फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू। फैक्ट्स वैसे वो इशू में नहीं है, बट वो इस तरह से कनेक्टेड है कि वो एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट बना रहे हैं, चाहे वो एक ही टाइम एंड प्लेस पे हुए हैं या फिर डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस पे हुए हैं। दिस डज नॉट मैटर एट ऑल कि वो एक ही टाइम या प्लेस पे हो या वो डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस पे भी हो सकते हैं, बट वो एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट होना चाहिए। मतलब कि देयर कैन बी प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस, देयर कैन बी प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, ठीक है, देयर कैन बी प्रॉक्सिमिटी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ थिंग्स, तो कुछ भी हो सकता है, बट वो ट्रांजेक्शन एक का ही पार्ट होना चाहिए। तो अगर ए पे एक्यूजेशन लगा है कि उसने बी का मर्डर किया है उसको मार के, तो वॉट एवर वॉज सेड, और ए और बी के बीच में फाइट चल रही है, सो जितने भी लोग उस टाइम पे, बाय स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है जितने भी लोग उस टाइम पे खड़े थे, तो एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट है। बट अगर वहां पे ए ने बी को मारा, मारने के बाद वहां पे कोई पर्सन आया, दैट इज नॉट अ बाय स्टैंडर्ड, उसको हम एक ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं मानेंगे। सो वट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी और बाय द बाय स्टैंडर्ड्स एट द बीटिंग और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट हैज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, दैट इज अ रेलिवेंट फैक्ट। नेक्स्ट, ये सारी इलस्ट्रेशंस जो हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी वे में आजकल एग्जाम को डिफिकल्ट करने के लिए या तो इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स आ जाती हैं, या आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सो इसकी बी इलस्ट्रेशन इस चीज़ पे बेस्ड है कि चाहे वो एक ही टाइम एंड प्लेस पे हुए हो या डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस पे हुए हो। अब ये इलस्ट्रेशन हमें क्या कहती है कि ए पे एक्यूजेशन लगा कि उसने वॉर वेज की है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है, ट्रूप्स को अटैक किया गया है, ग्योल्स आर ब्रोकन अपन, दैट मीन्स जेल्स आर ब्रोकन अपन। तो अक्रेंस ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स, occurrence of all these facts as forming part of the journal transaction is relevant, चाहे ए हर जगह पे प्रेजेंट नहीं था, ठीक है।
सिमिलरली डी इलस्ट्रेशन हमें क्या कहती है कि अगर ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या सर्टेन गुड्स बी को डिलीवर हुई है फ्रॉम बी व डिलीवर्ड, क्या बी ने वो गुड्स जो है को डिलीवर की है, जो गुड्स थी वो सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन्स को सक्सेसिवली डिलीवर हुई हैं, तो ईच डिलीवरी इज अ रेलेवेंट फैक्ट। हर डिलीवरी क्या है, वो एक रेलेवेंट फैक्ट है। तो दिस इज योर सेक्शन 6। नेक्स्ट इज सेक्शन 7। सेक्शन 6 की बट हम जो है मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स जो है वो बता देती हूँ। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एक तो आर वर्सेस वेंडिंग फील्ड है, यू कैन जस्ट नोट डाउन दैट। सेकंड इज रतन वर्सेस क्वीन है। ठीक है, दिस इज अनदर लैंडमार्क जजमेंट रिगार्डिंग दिस। अनदर लैंडमार्क जजमेंट इज जी विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। कौन सी है, जी विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट इज सुखार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, सुखार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज अनदर लैंडमार्क जजमेंट ऑन दिस। So these are certain important landmark judgment. Number of judgments are there, but ये उसमें से जो है कुछ important ones है। Next is that is facts which are the cause, occasion, cause or effect of the fact in issue. सेक्शन 7 जो है वो 5 फैक्ट्स के बारे में बात करता है। कौन कौन सी, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेट ऑफ थिंग्स। इसमें 5 चीजें दी हुई हैं, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, ठीक है, that is state of things, here it is written, and the opportunity. तो अगर कोई भी फैक्ट है विच इज द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, चाहे वो इमीडिएट है या अदरवाइज ऑफ द रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच, जिन सर्कमस्टांसिस में हुआ या फिर उसने अपॉर्चुनिटी को अफोर्ड किया, दैट इज द रेलिवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 7। तो अगर ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ए ने बी को रॉब किया था, वेदर ए रॉबरी, ये फैक्ट कि रॉबरी के पहले बी मेले में गया था, उसके पास मनी थी उसके पोजेशन में, एंड उसने जो है थर्ड पर्सन को शो की थी, दैट इज द रेलिवेंट फैक्ट। वो क्या चीज शो कर रही है, दैट इज शोइंग द ओकेजन। वो दूसरे को क्या दे रही है, वो ओकेजन दे रही है, ठीक है, उसकी रॉबरी करने का। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, ए ने बी का मर्डर किया है। ग्राउंड्स के ऊपर मार्क्स जो स्ट्रगल से प्रोड्यूस हुए, जहाँ पे मर्डर कमिट हुआ, दैट इज अ रेलिवेंट फैक्ट, क्योंकि वो अपना इफेक्ट छोड़ रही है। अब सपोज ए ने बी का मर्डर किया एक्सीडेंट से, तो वहाँ पे टायर्स के मार्क्स, दैट इज द इफेक्ट, तो दैट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 7। ठीक है, सिमिलरली इज द क्वेश्चन इज क्या ए ने बी को पॉइजन दिया है, जो बी की हेल्थ की स्टेट थी, ठीक है, वो उसको पता था, दैट इज अ रेलिवेंट फैक्ट बिकॉज दैट इज प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी। तो अगर पांचों में से कोई भी चीज है, सो दैट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 7। एक बड़ा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आता है कि मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट कौन से सेक्शन में रेलिवेंट है, तो आपको याद रखना है दैट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8। तो कोई भी फैक्ट रेलिवेंट है जो शो करता है मोटिव को, प्रिपरेशन को रिगार्डिंग एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। एंड कंडक्ट कैसा हो सकता है इसमें, कंडक्ट कैन बी प्रीवियस ऑल्सो एंड कंडक्ट कैन बी सब्सिक्वेंट ऑल्सो। दोनों तरह का कंडक्ट जो है सेक्शन 8 में रेलिवेंट है। तो सेक्शन 8 जो है, ठीक है, दिस इज टॉकिंग अबाउट किसके कंडक्ट की बात करता है, द पार्टीज टू द सूट, ठीक है, उनके एजेंट की, एंड ऑफ देयर एजेंट पार्टीज टू द सूट और प्रोसीडिंग, या फिर उनका, दैट मीन्स प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट इन सिविल सूट एंड एक्यूज्ड इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, एंड एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट whom इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग, दैट मीन्स ये इंजर्ड पर्सन के कंडक्ट की भी बात करता है। तो दिस इज द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, दैट मीन्स प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, एजेंट के बारे में, ठीक है, एक्यूज्ड का कंडक्ट, या फिर the conduct of any person an offense against whom is the subject, means this is talking about the conduct of the injured person also is relevant। explanations हमें क्या कहती है, ये जो वर्ड कंडक्ट है ये स्टेटमेंट्स को इंक्लूड नहीं करता है। स्टेटमेंट्स इज नॉट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8। ऐसा क्यों है, ठीक है, व्हाट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 इज द कंडक्ट, ना कि उनकी स्टेटमेंट। क्यों, स्टेटमेंट्स, इट इज टू इजी टू मेक फॉल्स स्टेटमेंट्स, बहुत इजी होता है फॉल्स स्टेटमेंट्स देना, बट इट इज
नॉट सो इजी टू पुट अप अ फॉल्स कंडक्ट पुट अप, क्योंकि वो तो चेहरे पे दिख जाता है। तो कंडक्ट स्टेटमेंट्स को इंक्लूड नहीं करता है अनलेस कि वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक्कम्पनी कर रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं एक्ट्स को अदर देन द स्टेटमेंट्स, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज टू नॉट टू इफेक्ट रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर एनी सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। तो इसको समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसको समझने के लिए इलस्ट्रेशन हम जे पढ़ते हैं। ये क्या कहती है, द क्वेश्चन क्या रेज होता है कि वेदर ए वॉज रेविस्ड, ये फैक्ट कि शॉर्टली आफ्टर द लेस्ड रेप शी मेड अ कंप्लेंट, उसने कंप्लेंट की रिलेटिंग टू द क्राइम सर्कमस्टांसेस जिसमें वो हुआ, दिस इज रेलिवेंट। ये रेलिवेंट क्यों है, बिकॉज दिस इज शोइंग द कंडक्ट। कंडक्ट क्या है, वो एकम्पनी कर रही है, स्टेटमेंट्स क्या कर रही है, ठीक है, दैट इज एकम्पनी conduct unless they accompany and explain acts other than the statements. So the fact shortly after the alleged rape, ठीक है, the fact that without making a complaint, अगर वो complaint ना करती, she said that she had been ravished is not relevant as conduct under this section, वो relevant फिर नहीं होगा। Similar इस illustration के को भी हम यहाँ पे जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा था दैट इज एक्सप्लेनेशन 2, हमें ये कहती है व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस और हियरिंग व्हिच इफेक्ट सच कंडक्ट इज रेलेवेंट। दैट मीन्स अगर हम एक एग्जांपल लेके समझें कि द क्वेश्चन अगर ये रेज होता है कि क्या ए ने बी की रॉबरी की है, अगर क्वेश्चन ये रेज होता है, एफ इलस्ट्रेशन को हम इसके रिगार्डिंग देखते हैं। The question is whether A robbed B. ये फैक्ट कि B आफ्टर B was robbed, B की जब रॉबरी हो गई थी, C ने A की प्रेजेंस में कहा कि पुलिस आ रही है उसको पकड़ने के लिए जिसने B को रॉब किया है, एंड इमीडिएटली ये सुनने के बाद A वहां से भाग गया। दिस इज रेलेवेंट अंडर एक्सप्लेनेशन 2। Why? Because this is saying any statement made to him in his presence or hearing जो उसके कंडक्ट को इफेक्ट करे। तो सी ने जो स्टेटमेंट दी दैट इज इफेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ ए, सो दैट्स व्हाई दिस इज रेलेवेंट अंडर एक्सप्लेनेशन 2। तो ऐसे ही बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी इसमें जो है दैट आर रेलेवेंट। आई होप सेक्शन 8 जो है समझ में आ गया है। सो क्वेश्चन सेक्शन 8 याद रखना है, कौन सी प्रोविजन दी हुई है, कंडक्ट दोनों तरह का रेलेवेंट है। सेक्शन 8 में, ठीक है, स्टेटमेंट्स रेलेवेंट नहीं है, बट देयर आर 2 एक्सेप्शंस दैट आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशंस, एंड कंडक्ट किस किस का रेलेवेंट है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वंस गो थ्रू ऑल द इलस्ट्रेशंस। नेक्स्ट इज सेक्शन 9। सेक्शन 9 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है। कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दिस इज आज इन नंबर की टीआईपीज कौन से सेक्शन के अंडर रेलेवेंट है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड्स are relevant under which section, so this is relevant under section 9। test identification periods कौन से section में relevant है, this is relevant under section 9। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें जो है 5 तरह की चीज़ें दी हैं कि अगर कोई भी फैक्ट नेसेसरी है, एक्सप्लेन करता है या इंट्रोड्यूस करता है फैक्ट इन इश्यू को या रेलिवेंट फैक्ट को, जो सपोर्ट या रिबट करता है दैट इज रेलिवेंट, विट एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन, दैट मीन्स टीआईपीज आर रेलिवेंट हियर। तो टीआईपीज हम कौन से सेक्शन के साथ पढ़ते हैं सीआरपीसी में, जस्ट टेल मी दिस इन द कमेंट बॉक्स। टीआईपीज हमें सीआरपीसी में भी दिया हुआ है ना, so कौन से सेक्शन में दिया हुआ है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ऑलवेज ट्राई कि जब भी आप लॉ पढ़ो तो यू इंटरकनेक्ट द विद इट विद अदर सब्जेक्ट्स, या फिर आप इंटरलेट करके पढ़ो प्रोविजंस को, सो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन रेज हो, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी हुई है, कौन सी है, ठीक है, एफ इलस्ट्रेशन। तो ये कहता है ए इज ट्राइड फॉर ए राइट एंड इज प्रूव टू हैव मार्च्ड एट द हेड ऑफ द मॉब। तो क्राइज ऑफ द मॉब आर रेलिवेंट, क्यों रेलिवेंट है, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी हैं रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट इज सेक्शन 8, सेक्शन 10 सॉरी। सेक्शन 10 जो है, दिस इज थिंग्स सेड और डन बाय अ कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। अगर रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के लिए कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन ने कॉन्स्पिरेसी की है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए या एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए, तो कोई भी चीज़ एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय एनी सच ऑफ द पर्संस इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, ठीक है,
after the time when such intention was first entertained by any of them is relevant, किसके relevant है, वो दूसरे persons के against relevant है. So conspiracy is relevant under section 10 of the Indian Evidence Act, जहाँ पे reasonable ground हो. conspiracy क्या, दो या से दो से ज्यादा persons करते हैं conspiracy. देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्ली ऑफ एलिबाई जो है कौन से सेक्शन में दिया हुआ इंडियन एविडेंस एक्ट में. सो दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 11. वो सेक्शन 11 में दिया. एलिबाई का मतलब होता है प्रेजेंट समवेयर एल्स, मतलब कि कहीं और प्रेजेंट होना. अगर ए पे एक्यूजेशन लगा है कि उसने बी का मर्डर दिल्ली में किया है, तो ए जो है डिफेंस ले सकता है कि उस दिन तो वो दिल्ली में प्रेजेंट ही नहीं था, ही वॉज प्रेजेंट एट मुंबई, दैट मीन्स ही वॉज प्रेजेंट समवेयर एल्स. ठीक है. सो दिस इज द प्ले ऑफ एलिबाई. दैट मीन्स फैक्ट्स जो अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है वो रेलिवेंट बन जाते हैं अगर वो इनकंसिस्टेंट है विद द फैक्ट इन इश्यू रेलिवेंट फैक्ट, या फिर if they by themselves or in connection with the other fact they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable. So this is section 11 is also called as the residuary section. इसको क्या कहते हैं, इसको residuary section भी कहते हैं. नेक्स्ट इज सेक्शन 12. सेक्शन 12 सेज, सेक्शन 12 जो है वो सिर्फ सूट्स पे अप्लाई करता है. दिस डज नॉट अप्लाई टू क्रिमिनल केसेस, दिस ओनली अप्लाइज टू सिविल केसेस. सो दिस सेज इन सूट्स इन विच द डैमेजेस आर क्लेम्ड, कोई भी सिविल सूट जिसमें डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं, सो एनी फैक्ट जो कोर्ट को हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि कितने डैमेजेस होंगे, दैट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 12. ठीक है. सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट द राइट और कस्टम in question. Right can be of any right. That means this talks about ये नहीं कि public right के बारे में बात करें. This is talking about any type of right. That means this includes private right as well as public right also. So facts relevant होते हैं when right or custom is in question. For example, अगर ये question raise होता है कि क्या ए का right है फिशरी का, तो कोई डीड जो कन्फर करती है फिशरी की ए के एंसेस्टर्स के पास थी, उन्होंने मोर्गेज दी वो फिशरी बाय ए के फादर ने, सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ द फिशरी बाय एज फादर. सो ऑल दीज फैक्ट्स आर रेलिवेंट फैक्ट्स. सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट द फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग. तो ये कहता है कि फैक्ट्स जो शो करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड. एनी स्टेट ऑफ माइंड मतलब इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल और गुड विल टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज रेलिवेंट फैक्ट. वो क्या होगा, वो एक रेलिवेंट फैक्ट होगा. एक्सप्लेनेशन हमें क्या कहती है, अ फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट. वो क्या शो करे कि वो स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट करती है, जर्नली नहीं बट इन रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन. अ फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट ऑफ माइंड, वो क्या शो करेगा कि ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ये जर्नली एग्जिस्ट नहीं करती है बट इन रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन. टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स सी द इलस्ट्रेशन. इसको समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन देखते हैं. दैट इज दिस सेज ए ने बी को सू किया नेग्लिजेंस के लिए इन प्रोवाइडिंग हिम विद कैरेज फॉर हायर नॉट रीजनेबली फिट फॉर यूज वेयर बाय ए वाज इंजर्ड. ये फैक्ट की बी की अटेंशन अदर ओकेजन्स पे भी ड्रॉ की गई थी इस डिफेक्ट को लेके ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरियज इज रेलिवेंट. वो रेलिवेंट है बट ये फैक्ट कि वो जर्नली भी वॉज हैबिचुअली नेग्लिजेंट, दैट इज इररेलेवेंट अंडर दिस सेक्शन बिकॉज वो जर्नल हो गया. ठीक है. स्टेट ऑफ माइंड जर्नली नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए बट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर एग्जिस्ट करनी चाहिए, फिर ही वो रेलिवेंट होगा, अदरवाइज दैट इज नॉट रेलिवेंट. ठीक है. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हमें क्या कह रही है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इज बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन by the accused of an offense is relevant within the meaning of this section, the previous conviction of such person is relevant. That means जो रिकॉर्ड है प्रीवियस क्रिमिनलिटी का वो बेस्ट एविडेंस है बैड कैरेक्टर का. दैट इज द बेस्ट एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर. एंड सेक्शन 54 जब हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो एक्सक्लूड करता है इस एविडेंस को, बट सेक्शन 14 परमिट करता है एविडेंस को प्रीवियस ऑफेंस की कि आप उसको एडमिट कर सकते हो
जब भी ज़रूरी है, जब भी नेसेसरी है प्रूव करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड या फिर बॉडी, अदरवाइज तो रेलेवेंट है। हम प्रीवियस ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि सेक्शन 54 उसको एक्सक्लूड करता है। आप किसी पर्सन के बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकते एक्सेप्ट इन रिप्लाई इन क्रिमिनल केसेस। बट अगर वो जो सेक्शन 14 परमिट कर रहा है एविडेंस प्रीवियस ऑफेंसेस का, जब भी नेसेसरी है ये प्रूव करने के लिए कि एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड या फिर बॉडी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन टू। मैंने आपको एक बार इसका क्रक समझा दिया, जस्ट रीड आउट द इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 15। सेक्शन 15 सेज, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम 15 सेक्शन पढ़ेंगे। सपोज ए के पास 3-4 घर है, ठीक है, उसके 2 घर को आग लगी है, दोनों का इंश्योरेंस उसने क्लेम कर लिया। अब उसका जो थर्ड हाउस है उसको भी आग लगी, उसका भी वो इंश्योरेंस क्लेम कर रहा है। अब ये नहीं लग रहा कि ये इंसिड एक्सीडेंट नहीं है, दिस इज इंटेंशनल। ऐसा कैसे हो सकता है कि तीनों घरों को आग लगी वन बाय वन एंड तीनों का भी इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं? तो जब भी क्वेश्चन ये रेज होता है कि कोई ये पर्टिकुलर एक्ट एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है या फिर ये पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन से किया गया है, तो ये फैक्ट कि सच एक्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर occurrences in each of which the person doing the act was concerned is a relevant fact under section 15। सो जब भी क्वेश्चन रेज होगा कि एक्ट एक्सीडेंटल या इंटेंशनल है, सो दैट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 15। दिस इज आप सेम मैंने इलस्ट्रेशन दी जो ए है। नेक्स्ट इज सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या कहता है? एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। ये कहता है कि जब भी क्वेश्चन रेज होगा कि वेदर ए पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, कि क्या ये पर्टिकुलर एक्ट हुआ है, तो द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, एग्जिस्टेंस किस चीज का? किसी भी कोर्स ऑफ बिजनेस का अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज अ रेलिवेंट फैक्ट। वो क्या है? वो रेलिवेंट फैक्ट है। सो अगर ये क्वेश्चन रेज होता है कि वेदर ए पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड, कि क्या ये पर्टिकुलर लेटर डिस्पैच हुआ है, तो ये फैक्ट कि दैट इट वाज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है फॉर ऑल द लेटर्स पुट इन a certain place to be carried to the post and the that particular letter was put in that place is a relevant fact। वो क्या है? This would be a relevant fact। So these are your sections from 5 to 16। I just hope कि आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगा हो, ठीक है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स लर्नर्स बिफोर आई एंड दिस वीडियो। कल हम फर्दर सेक्शंस करेंगे। सो देर इज अ स्पेशल ऑफर that is running on Unacademy. That is, if you take Unacademy subscription, you will get flat 20% off on the subscription if you used our channel code, that is VB Law in caps lock। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आइकॉनिक एंड प्लस के डिफरेंट प्लान्स हैं। व्हाट इज द करंट प्राइस, व्हाट यू पे एंड व्हाट यू सेव। तो Unacademy is one of the largest India's online platform and जुडिशरी के अभी आरजेएस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस में, आप कई बार होता है कि नहीं आप उस टाइम पे लेक्चर देख पाते हो, सो ऑनलाइन का ये बेनिफिट रहता है कि आप उनको कभी भी रिकॉर्डेड भी वॉच कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द एजुकेटर्स, दीज आर द लर्नर्स दैट हैव क्रैक्ड राजस्थान जुडिशरी एग्जाम। So this is MP ADPO Rapid Revision Batch that has started on 15th of September for 3 months। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। देर इज अनदर बैच दैट हैज स्टार्टेड फॉर छत्तीसगढ़ एंड यूपी प्रीलिम्स बैच। सो एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आप मीन्स टेस्ट सीरीज दे सकते हो, टेस्ट सीरीज ऑन केस लॉज दे सकते हो, फीचर्स क्या हैं, आप लेक्चर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, आप एजुकेटर से अपने डाउट्स क्लेरिफाई कर सकते हो। आइकॉनिक में ये डिफरेंस है, उसमें आपको मॉक इंटरव्यू वीडियोस मिलते हैं, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है, फोकस टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। तो ये डिफरेंट प्लान्स हैं। अगर आप कोई भी लेते हो आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा। आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो अगर आपको वन टाइम पेमेंट जो है वो नहीं करना है, ठीक है। ये आइकॉनिक के प्लान्स हैं। सेम बाय यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 20% ऑफ। जनरली आपको 10% ऑफ मिलता है लर्नर्स, बट बाय दिस ऑफर यू विल गेट 20% ऑफ।
So thank you so much everyone. Do subscribe the channel and press the bell icon for notifications.